कोई भी डिस्कोर्स, आप कोई भी विषय शुरू करें, महिलाओं का मामला क्या है, तुरंत ये दो विषय तुरंत आते हैं। आप स्वास्थ्य का विषय लीजिए, महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा का विषय लीजिए, महिलाओं की शिक्षा, नौकरी का विषय लीजिए, महिलाएं कितनी नौकरी में हैं। तो ये सारा विषय भारतवर्ष में, और मुझे लगता है शायद आप और भी डेवलपिंग कंट्रीज का जो विकासशील देश है उनका अध्ययन करेंगे तो वहाँ खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। उठाने वाले कौन हैं और कहाँ से ये सारा विषय आ रहा है, इस पर थोड़ा सा हम ये करेंगे। आप देखेंगे मानवाधिकार और स्त्री स्वतंत्रता का जो दोनों विषय है, ये अभी जो आ रहा है, प्राचीन काल में कुछ रहा होगा, अभी जो आ रहा है वो यूरोप से आ रहा है। सारा कंसेप्ट लिबर्टी, ठीक है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है लिबर्टी, ये पॉलिटिकल जो थॉट और पॉलिटिकल हम इसको कहेंगे फिलॉसफी जो डेवलप हो रही है, ये वेस्ट से आ रही है। वहाँ की टर्मिनोलॉजी अपनी है। तो लिबरेशन, लिबर्टी बहुत लुभावने शब्द हैं, ये वहाँ से आ रहा है। तो मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है ना, लिबर्टी किस चीज़ से, लिबरेशन किस से, क्यों, ये उनको क्यों आया, हमारे यहाँ क्यों नहीं आया। मानवाधिकार, आप भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें, आपको मानवाधिकार शब्द नहीं मिलेगा। जो बेसी आप यहाँ मूल अधिकार कहते हैं ना, उसको मूलाधिकार को क्या कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स। आपको भारतीय ग्रंथों में फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, वहां क्यों है। कारण ये बहुत स्पष्ट है, वो फंडामेंटल राइट्स वैसे ही अवेलेबल थे, हर किसी को अवेलेबल थे। जैसे सांस लेना, ये कोई फंड राइट है क्या, आप सांस ले सकते हैं, ये आपका वैसे ही आपका। तो पढ़ना, ये कोई हर किसी को पढ़ने की आजादी, किसी विषय पे बोलना, अभिव्यक्ति वैसे ही सबको थी, उस पर किसी को मना ही नहीं था। तो चूंकि उसका अपहरण नहीं हुआ था, इसलिए वो राइट देने की सोच भी नहीं आई थी। तो मुक्ति का विषय आते ही बंधन ये अनिवार्य है। तो क्या बंधन था जिससे ये मुक्ति का विषय आया, ये एक सवाल बहुत बड़ा आता है। ये इतिहास का भी विषय है, ये दर्शन का भी विषय है। और आप देखेंगे दर्शन हो, राजनीति हो या फिर समाज विज्ञान हो, ये सब इतिहास के हिस्से हैं। तो क्या हुआ वहां, क्यों उनको मुक्ति की बात करनी पड़ी। हम यहां तो बहुत पहले, मुझे लगता है शायद 2004 की बात है, 2004 में मैं ऐसे ही मन में आया कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने, अभी बहुत प्रख्यात चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं गोविंदाचार्य जी, उनसे मिलना आज भी उतना ही सरल है जितना उस वक्त था। मैंने उनसे पूछा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा पढ़ो। तो क्या पढ़ूँ, तो उन्होंने कहा यूरोप का इतिहास पढ़ो। यूरोप का इतिहास संजोग ऐसा है कि मैंने पढ़ रखा था और ठीक से पढ़ा था, क्योंकि मेरी जो अपनी बड़ी बहन थी, दीदी, उन्होंने एमए किया था इतिहास में, उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ रखी थी। मैंने कहा कि वो तो मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा नहीं, भारत के दृष्टिकोण से यूरोप का था, वो वहां से शुरू किया। तो आप यहां खड़े हैं और यहां से चीजों को देख रहे हैं, और आप यहां खड़े हैं और यहां से चीजों को देख रहे हैं, फर्क पड़ता है। यूरोप में जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं भारतवर्ष में, और यूरोप में जो इतिहास वास्तव में लिखा जा रहा है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। और केवल यूरोप के इतिहास की बात नहीं है, पूरे दुनिया का इतिहास जो आज यूरोप लिख रहा है और पूरे दुनिया का इतिहास जो हम यहां पढ़ रहे हैं, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नवीनतम लेटेस्ट रिसर्चेज वहां हो रही हैं, वो ढूंढ के निकालना शुरू किया थोड़ा सा, तो सारी जो स्थापनाएं थी वो टूटनी शुरू हो गई, गिरनी शुरू हो गई। बहुत सारी बातें यहां भी पता है, बहुत सारी बातें नहीं। तो वहां पर आप देखेंगे, सबसे पहली बात ह्यूमन राइट्स की मैं करूंगा। तो बीच में यूरोप में एक डार्क एज आया, ये यहां भी पढ़ाया जाता है, यहां सब लोग मानते हैं। वो डार्क एज क्या था, इसकी चर्चा कम होती है। भारत इतने वर्ष गुलाम रहा है, इसकी चर्चा तो खूब होती है, हजारों वर्षों की गुलामी, हजारों वर्षों की गुलामी। अमेरिका के हजारों वर्षों का डार्क एज, किसी को सैकड़ों वर्षों का डार्क एज, किसी को चर्चा करते हैं आप सुनते हैं क्या, क्यों नहीं चर्चा होती। तो वो डार्क एज क्या था, ये महत्वपूर्ण जानना इसलिए है क्योंकि वो डार्क एज कहते हैं जब वहां पोप का शासन था, उसको वो डार्क एज कहते हैं। क्रिश्चियनिटी का शासन था।
ये मजे की बात है, आप देखेंगे सेमेटिक रिलीजन्स जो होते हैं, रिलीजन्स दो तीन प्रकार के हैं। सेमेटिक रिलीजन्स, उसमें ये कंसेप्ट है कि ये हमारी किताब, ये हमारा ईश्वर, और यही अंतिम, यही पहल, यही सत्य, बाकी सारे गलत। ये सेमेटिज्म, मैं ही, ये सेमेटिज्म। तो जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं उनकी एक और खासियत आप देखेंगे, उनमें एक इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद बहुत अंदर घुसा हुआ, गहरे धंसा हुआ है। तो जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ईसा मसीह को लेकर के बहुत विवाद में न भी जाएं तो उनकी ऐतिहासिकता अभी तक प्रूव्ड नहीं है। राम के जन्म पर सवाल उठाने वाले सारे इतिहासकार ईसा के जन्म पर सवाल नहीं खड़े करते, जबकि राम का इतिहास भारतीय शास्त्रों के हिसाब से 9 लाख साल पुराना माना जाता है न्यूनतम। आज के भी इतिहासकारों के हिसाब से माने तो 7000 साल मानते हैं। ये तो महज 2000 साल पहले की घटना है। खुदाई यदि आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कर सकते हैं, वहां भी खोद लीजिए, आपके पास ज्यादा आधुनिक मशीन है। मैंने बीच में एक बात मैंने सुनी थी, किसी ने मुझे बताया कि नागा हमारी क्रिश्चियनिटी के बारे में, ये इसी से जुड़ी है। ठीक है, तो जो रिसर्च होनी चाहिए थी ईसा मसीह के जन्म को लेकर के, उनकी ऐतिहासिकता को लेकर के, वो रिसर्च आपको यूरोप में मिलेगी नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। आप शोध करके दिखा दीजिए, खोजने की कोशिश करिए। वेटिकन का इतना आतंक आज भी वहां है कि वहां के इतिहासकार आज भी उस पर शोध करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप राम के ऊपर यहां पूरा शोध कर सकते हैं। दूसरा, यदि ईसा की ऐतिहासिकता हम मान लेते हैं कि चलो ईसा हुए थे, कब हुए थे ये भी अभी तक डिसाइडेड नहीं। और यदि ये हम कहें कि केवल हम भारत में प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, खुद पोप ने एक्सेप्ट किया है कि 25 दिसंबर ये ईसा मसीह का जन्म था दिवस है, ये तय नहीं है, ये प्रूव नहीं है, स्थापित तथ्य नहीं। और उनकी एक किताब आई अभी, ज्यादा नहीं 2-3 साल हो गए, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है कि ये वास्तव में था क्या, 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, ये प्रूफ नहीं है। तो 25 दिसंबर को यदि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ तो हुआ क्या, क्या चीज शुरू हुई 25 दिसंबर से? तो ये कंसेप्ट थोड़ा वहां से भी आया। आप देखेंगे ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 2-3 शताब्दी के बाद जो आज जो ईसाइयत का स्वरूप है ये डेवलप हुआ है। ये ईसा मसीह के तुरंत बाद नहीं हुआ है। ईसा मसीह ने अपना पंथ चलाया भी नहीं, जैसे हम कहते हैं ना बुद्ध ने अपना पंथ नहीं चलाया, ईसा मसीह ने भी नहीं चलाया। तो ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता मानने वाले कुछ लोग, उन्होंने एक पंथ शुरू किया, इससे ईसा का कोई लेना देना नहीं है। जैसे बौद्धों से बुद्ध का लेना देना कम है। अब वो जब शुरू हुआ है तो फिर उन्होंने क्या क्या किया है, ये इतिहास है जो देखने के लिए है, जो पढ़ने के लिए है। हमारे महत्व इसका इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको बड़े पॉलिश्ड वे में, बहुत तराशे हुए तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जब हम यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं तो ज्यादातर हमारा जोर होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे, औद्योगिक क्रांति पे। उसके पीछे का इतिहास हम बहुत ये में निकल जाते हैं और गलत कर जाते हैं। लेकिन वहां जो पैगन्स के साथ हुआ, जब क्रिश्चियनिटी उभर रही थी, तो क्रिश्चियंस होने से पहले पूरे यूरोप में कोई सभ्यता संस्कृति थी या नहीं थी। जब हम कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, ये गाने में तो बड़ा अच्छा लगता है हमको, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि यूनान मिस्र रोमा में मिट गए, मैंने क्या मिटा और कैसे मिटा, ये सवाल है, कैसे मिटा। और बहुत मजेदार बात है, मैं इसमें से वो कोट करूंगा आपको। रोमन साम्राज्य को गिराने वाला अतिलादी हूं, एक मंगोल था, उस पर भी हम आएंगे। तो ये जो सभ्यताएं थी उस वक्त, उससे पहले की, और संस्कृतियां थी, वो कहां गई, कैसे नष्ट हो गई, क्या खत्म किया वो? आप देखेंगे आपको वहां पर भी विज्ञान का बहुत उतना ही उत्कृष्ट स्वरूप दिखेगा, प्राचीन काल का, मध्यकाल में नहीं है जिसको वो डार्क एज कह रहे हैं।
मध्यकाल में उनका विज्ञान का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि जॉर्ज वाशिंगटन का इलाज वो नहीं कर पाए, जो सिंपली कफ एंड कोल्ड से पीड़ित थे, और उनका ब्लड निकालने के चक्कर में खून बहा के उनको मार दिया। खून बहने से मृत्यु हो गई उनका नस काट दिया था कि दूषित रक्त निकालना है, उनको हुआ था सिंपली कफ एंड कोल्ड। तो उनका साइंस इतना निचले लेवल पे आ गया था, लेकिन उससे पहले साइंस उनका बहुत अपर लेवल पे था, बहुत ऊंचा था, विकसित था। आखिर वहां इतने बड़े बड़े स्थापत्य, और आप देखेंगे पुनर्जागरण जब यूरोप का हो रहा है तो वहां पर यह बात तो लाल बहादुर वर्मा भी लिखते हैं, जो वामपंथी इतिहासकार माने जाते हैं, कि उन्होंने पुनर्जागरण के लिए डार्क एज से पहले के स्थापत्य को पकड़ा, डार्क एज से पहले के आर्ट एंड कल्चर को पकड़ा। तो डार्क एज वो पूरा क्रिश्चियनडम का जो शासन था उससे पहले क्या था और वो कहाँ गया, क्या हुआ उनके साथ, तो आप हैरान हो जाएंगे। हजारों हजार औरतों को डायन बताकर मारा गया। भारत में कितने औरतें डायन कहला के मार दी जाती हैं प्रतिवर्ष? ढूंढने से एक आध घटना मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ऐसा मैं नहीं कहता, मिल जाएगी एक आध घटना, लेकिन आप उसको मास किलिंग नहीं कर सकते। मास लेवल पे ये किलिंग हुई। और वो जो थी, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, आप देखेंगे प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज हैं और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, उन्होंने इस पे काफी काम किया है। तो वो जो पैगन स्त्रियां थी वो वास्तव में विचेज नहीं थी, वो वैद्य थी, डॉक्टर्स थी। अब देखिए अभी होता है ना, आपने एक ये हुआ, आपको कुछ बीमारी हुई और आपको एक ये दवा दी, आप ठीक हो गए। इसको उन्होंने कहा कि नहीं ये इलाज नहीं कर सकते, ये कुछ जादू कर रही है, ये टोना कर रही है, ये भी छंडी। दूसरा, क्रिश्चियनिटी के कुछ अपने सिद्धांत हैं। जैसे एक सिद्धांत ये है, सृष्टि कैसे बनी, तो मनुष्य कैसे बना, तो पहले पूरी पृथ्वी बना दी, उसके बाद उन्होंने आदम को बनाया, आदम में से एक पसली निकाली, उसमें थोड़ा मांस भरा तो वो ईव बन गई। तो पूरा क्रिश्चियन समाज आज भी ये मानता है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। ये अलग बात है कि चूंकि वो वहां पर जो अभी पुनर्जागरण हो गया है, तो वो पुनर्जागरण वाले वो दूसरा कुछ मानने लग गए। लेकिन जो प्योर क्रिश्चियन है, आप पास्टर्स से बात करिए, पादरियों फादर्स से बात करिए, वो मानते हैं कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। आप उनसे बात करके देखिए, मुसलमान बाइबल ये कहती है कि उनके अंदर आत्मा नहीं होती, मुसलमान भी यही मानते बाइबल। तो जब उन्होंने पहले कहा कि उनमें आत्मा नहीं होती, दूसरा उन्होंने कहा कि यदि ये स्त्री नहीं होती तो हम तो स्वर्ग में होते, हम ईश्वर के राज्य में होते, हम ईश्वर के राज्य से गिरे कैसे? तो एक परमानेंट अपराध बोध उन्होंने लोगों के अंदर भरा, और दूसरा सबसे ज्यादा उन्होंने स्त्रियों के अंदर भरा कि हम तो पापी हो गए, लेकिन हमें पापी बनाने वाली हो तुम। और ये जो उनके अंदर हैट्रेड थी, ये जो नफरत भरा स्त्रियों के प्रति थी, इसको आप समझना चाहते हैं तो आप दो किताब पढ़िए। आपको जर्मेन ग्रियर की एक किताब है, विद्रोही स्त्री, हिंदी में वो ट्रांसलेट है, वो मिल जाएगी आपको, और सिमोन दी बोवार की किताब है, वो बहुत फेमस है। आप हैरान हो जाएंगे उनके अंदर की नफरत और मत करके। आप निर्भया कांड भूल जाएंगे, उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, इतनी विभत्स वर्णन है। उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां हैं, देखिए क्यों लिबरेशन की बात आ रही है, मुक्ति की बात क्यों आ रही है, तो बंधन क्या आ रहा है? तो उन्होंने कहा चूंकि इसके अंदर ये है हमें पतित करने वाली, हमें गिराने वाली, इसलिए पहले तो इसको रोको। तो रोक तो सकते नहीं, क्योंकि ये लस्ट ये उनके खुद के अंदर। तो उनको लगा कि हमारे लस्ट को कैसे खत्म किया जाए, तो तुम्हारे जिन अंगों के कारण हमारे अंदर लस्ट जगता है वो ही खराब है, वो हीन है। तो तुम्हारी जो लैंगिकता है, जो उस लैंगिक पहचान को उन्होंने कहा ये हीन है, और ये उनके अंदर भरा। जैसे आज हम कहें अपने घर की महिलाओं को कितना भी कह रहे हम बाद में खाएंगे, तुम खा लो, तो नहीं खाएंगे, उनके दिमाग में घुस गया है ना। तो वैसे वहां की स्त्रियों के दिमाग में उन्होंने भरा कि आपके ये अंग बहुत ही हीन है,
और इसीलिए आज आप देखेंगे उससे जब विद्रोह हुआ है तो वो उनका प्रदर्शन करती घूम रही है। ये उसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। तो प्रतिबंध ये आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक कैरेन आर्मस्ट्रांग थी, नन थी, बाद में उन्होंने सारी चीजों को देखने के बाद उसको छोड़ा और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वुमेन। और उसमें उन्होंने इस सारे का इतना गजब का वर्णन किया, आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैकड़ों स्त्रियों ने अपने स्तन काट दिए थे अपने उस हीन भावना के कारण। उनको हमेशा दमन करके रखना है। नहीं, आपके अंदर से यदि आपके कारण मेरे अंदर सेक्स की भावना जग गई तो आप अपने आप को प्रताड़ित करो। लेकिन सेक्स को डिनाई नहीं कर पा रहे थे। पादरियों के सामने भी समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि विवाह कर सकते हैं, छूट दी। लेकिन इसको क्या कहा? लीगल प्रोस्टिट्यूशन। उसको उन्होंने वेश्यावृत्ति के समकक्ष माना। इतनी खराब चीज मानी उसको। और इस पे बहुत विस्तार से एक और किताब है, चर्च, स्टेट एंड वुमेन, माटिल्डा की, वो भी देखने लायक है। तो उन्होंने इस चीजों को बहुत ही विस्तार, मैं केवल बिंदु रखूंगा क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सारी बातें एक साथ रखी नहीं जा सकती। इतने प्रतिबंध लगाए गए कि वहां पर लिबरेशन की बात उनको करनी है। दूसरी जो बात थी पैगनों का संहार, तो उन्होंने दो हिस्सों में बांटा दुनिया को। पहला वो जो बिलीवर्स है, दूसरे वो जो नॉन बिलीवर्स है। तो जो बिलीवर्स है वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको बिलीवर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ एक अहंकार और था। आप ये अहंकार आप देखेंगे रोमनों में भी बहुत था, अभिजात्यता का, हम श्रेष्ठ हैं। और इसलिए जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? वो नेटिव्स का शिकार करते हैं। और शिकार मतलब शिकार, हंटिंग मतलब हंटिंग। जैसे आप शिकार कैसे करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, राजा जाता था जंगल में शिकार करने, तो कैसे करता था? सैनिक दौड़ा देता था, कुत्ते दौड़ाता था और फिर उसको बेच के मार दिया जाता था। ये वैसे शिकार करते थे, कुत्ते छोड़े जाते थे। तो अमेरिकन होलोकॉस्ट एक पूरी बुक है इसमें, वो यूरोप में प्रतिबंधित है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने सारे प्रतिबंध तोड़ दिए हैं, तो किताब आज उपलब्ध है। केवल 25 वर्षों में उन्होंने वहां पर लगभग 3 करोड़ लोग मार दिए, केवल 25 वर्षों में। और ऐसे ही दौड़ा कर किसी कारण से नहीं, केवल एक कारण कि वो नेटिव्स हैं और वो क्रिश्चियंस नहीं। तो ये जो दुनिया मानवाधिकार की बात क्या है? ये अधिकार आपने छीने, उनके हाथ से लिए, ये राइट्स आपने ले लिए और बाद में लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुए। तो भारत के संदर्भ में हम क्यों चर्चा करें, क्यों पढ़ें, ये विषय ये भी है। तो इसलिए भी क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि मुक्ति की बात तब की जाती है जब बंधन पहले आ जाए। तो क्या, जैसे मैंने अभी चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा जाति व्यवस्था ये हमारे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, उससे समाज में हित था। कैसे? अब जैसे किसी जाति का कोई बालक है, देखिए 2 चीज से वो निश्चिंत हो जाता था, आजीविका से और विवाह से। और आज देखिए इसके कारण कितनी समस्या है। फ्रस्ट्रेशन कहां आ रहा है? युवक फ्रस्ट्रेटेड होता ही नहीं था, वो निश्चिंत रहता था।